नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के फिजिक्स साइंस का लगातार टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले वाला टॉपिक नहीं देखा, साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है चुंबकत्व और आधुनिक और परमाणु भौतिकी। तो दो टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर होंगे। अलग अलग क्वेश्चनों के नंबर देखने को मिलेंगे। चुंबकत्व में थोड़े कम क्वेश्चन है, बाद वाले चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? अवतल, दर्पण, उत्तल, लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। आंसर की बात करते हैं। आंसर आपका डी ऑप्शन यानी कि अवतल लेंस जो है यहाँ पर सही होगा। पानी में एक हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह से काम करता है, और यही हमने क्वेश्चन कल वाले वीडियो में पूछा भी था। और अवतल लेंस मोस्टली आंसर देखने को मिला था सभी का, तो सभी का लगभग सही था। और किसी ने कमेंट में भी बताया था कि जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, मतलब इसके बारे में भी बताया था। आंसर यहाँ पर वही बताया गया है कि इस लेंस की विशेषता के तौर पर कि बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, उसी को अवतल लेंस कहते हैं। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो बी वाला आपका ऑप्शन ए करके जो देख रहे हैं ना, ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार ए आयंस की संख्या 8 गुणे 1/8 बराबर 1 है। बी आयंस की संख्या 6 गुणे 1/2 बराबर 3 है। तो मूलानुपाती सूत्र ए बी 3 करके आपका आ जाएगा। ए के साथ आपका 1 और बी के साथ आपका 3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और आधार और फेरोमैग्नेटिक है? धात्विक भी है और फेरोमैग्नेटिक। आंसर हो जाएगा बी वाला CrO2। अब यहाँ पर देखेंगे जो ज्यादा कठिन लेवल की आपको देखने को मिल रही है न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस, वो 6 से 8 के लेवल पर ज्यादा पूछी जाती है। और अगर प्राइमरी लेवल पर देखेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं देखने को मिलते हैं। तो लौ चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म वह तरीका है जिसमें कुछ पदार्थ हो जैसे लोहा को एक स्थायी चुंबक में परिवर्तित किया जाता है। दिए गए विकल्प में CrO2 आपका हो जाएगा। ये कठिन नहीं था, कठिन ऊपर वाला था, इसलिए मैंने बताया। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? निकल, पारा, लोहा, प्लेटिनम। आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन प्लेटिनम। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत वह है जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का अपना स्वयं का स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे प्लेटिनम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये भी आपके होते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला है, चुंबकीय कंपास की जो सुई है वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्वयं को संरेखित करती है, केवल स्थायी चुंबकत्व से प्रभावित होती है, या विद्युत प्रवाह के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। आंसर हो जाएगा पहला वाला, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। यह सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबकीय कंपास का यूज प्रयोगशालाओं में होता है, जहाजों में होता है। चुंबकीय संवेदनशीलता निम्नलिखित में से किसमें तापमान पर निर्भर नहीं करती है? प्रतिचुंबकीय सामग्री पदार्थ, अनुचुंबकीय सामग्री पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ सामग्री पदार्थ, या फेरॉइड। आंसर हो जाएगा आपका पहला, प्रतिचुंबकीय सामग्री पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। इसके एग्जाम्पल हैं बिस्मथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, जल, अल्कोहल। तो इस प्रकार से आपका सही होगा। एक्सरे में वर्ण अक्षर एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस होता है, अननोन होता है, इंफ्रारेड होता है, या जेनॉन होता है? आंसर की अगर बात करते हैं तो इनमें से एक से देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य होती है 10 से 0.01 नैनोमीटर। इसका यूज किया जाता है चिकित्सा में निदान के लिए। एक्स किरणों की खोज को लेकर काफी क्वेश्चन बनता है। तो रॉन्टजन ने जो है वो खोज की थी 1895 में, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इनके लिए प्रारंभ में इन विकिरण की प्रकृति अज्ञात थी। बीजगणित में एक अज्ञात मात्रा का अक्षर x के द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए इन्होंने
ने इन कारणों को एक्सरे जो है वो कहा। तो एक अज्ञात मात्रा का अक्षर, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अननोन के साथ नहीं गए हैं, यहाँ पर बीजगणित का जिक्र नहीं किया गया है संभवतः, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, इसके चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 2, 4, 6 या 5? आंसर आपका हो जाएगा पहला यानी कि 2। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, इसके चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। उल्लेखनीय है कि दंड चुंबक लोहे, स्टील या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की बनी हुई आयताकार चुंबक होती है। यही क्वेश्चन अभी आया था ऊपर। इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका ध्रुव एक निश्चित दिशा उत्तर या दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 2। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब पानी में डुबोया जाता है, तेल में डुबोया जाता है, लौह के टुकड़ों के निकट लाया जाता है या गर्म किया जाता है। तो अगर कोई लोहा या आप कहेंगे सीधे सीधे कोई चुंबक है तो उसका चुंबकत्व तो कब समाप्त हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? जब उसे गर्म किया जाएगा, तो गर्म करने पर वो समाप्त हो जाएगा। और अगर आप गर्म करते रहे तो लास्ट में एक टाइम पीरियड ऐसा भी आएगा कि उसकी पूर्णतः चुंबकीय शक्ति खत्म समाप्त हो जाएगी। पुनः ठंडा करेंगे तो वे अपनी चुंबकीय शक्ति को वापस भी नहीं पा सकते, मतलब परमानेंट चली जाती है। अगला है सोलेनाइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा छोर पर, अक्ष पर, अनंत दूरी पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो आंसर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। सोलेनाइड लोहे की एक बेलनाकार रॉड होती है, इसके ऊपर स्प्रिंग नुमा लोहे का एक तार लिपटा रहता है। सोलेनाइड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके अक्ष के परितः मध्य में सर्वाधिक और किनारों पर सर्वाधिक की आधी और सोलेनाइड के बाहर क्रमशः घटती है। इसमें इसीलिए कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या आकाश? आंसर हो जाएगा आपका उत्तर दिशा। और चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है जिसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर संकेत करेगा उसे दक्षिणी ध्रुव। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक देखा होगा ना कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं और सेम डायरेक्शन में लगाते हैं तो उसका असर पड़ता है। वही कह रहा है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विजातीय ध्रुव होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं चुंबक में। अब यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आधुनिक और परमाणु भौतिकी। इनमें से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? इस तरीके से ऑप्शन दिए गए, आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, He। तो He के नाभिक में शून्य स्पिन होते हैं। H परमाणु में त्रिज्या r की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इनमें से किसके आनुपातिक होती है? आंसर E²/2r होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 पी करके लगाया गया है, U बराबर E²/r, गतिज ऊर्जा बराबर E²/2r। वैसे तो आप देखते हैं हाफ mv² होता है, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ रखा गया है इसलिए बदल दिया गया है। वर्ष 1898 में एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था? नील बोर, थॉमसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, रदरफोर्ड? आंसर आपका जे थॉमसन यहाँ पर सही होगा। 1898 में परमाणु का पहला मॉडल जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। थॉमसन ने पहली बार यह प्रस्ताव दिया था कि एक परमाणु एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कण से बना है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को धनात्मक आवेश क्लाउड के द्वारा संलग्न किया गया। इनमें से कौन सा कण आपका आवेश रहित है आपसे पूछा गया है? अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा यानी कि न्यूट्रॉन। आवेश रहित कण आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और ट्रिक याद ही होगा, ईटा पर नाचो, उससे याद रख सकते हैं। 1932 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। भारी पानी जिसको हैवी वाटर कहते हैं, ये नल का पानी होता है, झील का पानी होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, नदी का पानी। तो D2O कहा जाता है भारी पानी को, और उसी की फुल फॉर्म होती है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यही आपका होता है भारी पानी। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसके एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा रहता है।
भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में भी होता है। अगला है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu 94 इसका परमाणु क्रमांक और 242 इसका परमाणु भार। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, कितनी जो है वो होगी। 4 ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 आपकी होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए करते क्या है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। अब परमाणु भार मैंने बताया जो ऊपर लिखा होता है वो परमाणु भार होता है और नीचे जो लिखा है वो परमाणु क्रमांक होता है। तो इस प्रकार से आप माइनस करेंगे 242 में से 94 को तो 148 आ जाएगा और 148 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें किया जाता है। परमाणु रिएक्टर, कृषि में, रेलवे में, रॉकेट में, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका रॉकेट सही हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन का यूज रॉकेट में किया जाता है। भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होने वाले द्रव ईंधन चलित इंजन में ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा जाता है, इसलिए ऐसे इंजन निम्न तापीय रॉकेट इंजन या क्रायोजेनिक जो रॉकेट इंजन है वो कहलाते हैं। इस तरह के रॉकेट इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। इंफ्रारेड है या फिर पराबैंगनी है, माइक्रोवेव है या फिर एक्सरे है, बताइए कौन सा सही होगा। चैनल पर जो भी नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सभी पहुंचते रहें और वीडियो लाइक जरूर सभी लोग करते रहिएगा। लाइक के लिए टारगेट 400 लाइक का है, जैसे कंप्लीट होंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे और इससे पहले की जो भेज चुके हैं पीडीएफ वो आप डाउनलोड करते रहिएगा। आंसर कौन सा सही होगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि माइक्रोवेव। कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोवेव आपका विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। खोज किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। यूज किया जाता है रेडियो प्रसारण और टेलीविजन में। इंफ्रारेड अवरक्त किरणें की खोज विलियम हर्सल ने की थी। माइक्रोवेव वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो सिकाई के लिए किया जाता है। इस कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हाईलाइट सही हो। तो इंफ्रारेड का यूज कहाँ किया जाता है, सिकाई के लिए, घरेलू टीवी रिमोट में, नाइट विजन उपकरण में, यहाँ आपको देखने को मिलता है। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी और इसका योग जाली दस्तावेज, जाली नोटों की पहचान करने में किया जाता है। और जो चौथा है वो आपका है एक्स किरणें, जिसको लेकर के अगर बात करें तो खोज रॉन्टजन ने की थी और इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो सिटी स्कैन और टूटी हुई हड्डी की जानकारी को पता लगाने के लिए भी किया जाता है। एक्सरे करवाते हैं नॉर्मली सभी, ये तो जानते ही हैं। पराबैंगनी किरणों में आपका जाली दस्तावेज और जाली नोटों में यूज किया जाता है। इंफ्रारेड जो यू है उसका यूज, एक तो टीवी रिमोट वाला क्वेश्चन बन चुका है बीपीएससी में, तो ये याद रखना है आपको। नाइट विजन कैमरे वगैरह आते हैं वहां पर भी इंफ्रारेड होता है और जो माइक्रोवेव विकिरण होता है वो आपका मोबाइल संचार में यूज होता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ड्यूटेरियम। आंसर यहाँ पर यूरेनियम सही होगा। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 का यूज किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में से किस उपकरण या किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। नाभिकीय विखंडन से, संलयन से, ठंडा संलयन, अतिचालकता। आंसर नाभिकीय विखंडन सही होगा, जिसके द्वारा आपका परमाणु ऊर्जा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनने आने के काम में आती है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयला, यूरेनियम, रेडियम या डीजल। आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है। परमाणु ईंधन के खनन, शोधन, शुद्धिकरण, उपयोग और निपटान में शामिल प्रक्रियाओं को भी सामूहिक रूप से परमाणु ईंधन चक्र के रूप में जाना जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है 18 और 20, इसमें द्रव्यमान संख्या आपसे पूछी गई है। तरीका बताया था आपको, फॉर्मूला उसी के आधार पर निकाल लेंगे। तो किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है तो अब इस तत्व की द्रव्यमान संख्या 38 निकल करके आएगी। कैसे आएगी, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या।
और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही आपकी बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। अब प्रश्न में जो दे रखा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 18 दे ही रखी थी, यहाँ पर जो आप रखेंगे वो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर जो वैल्यू है वो प्रोटॉनों की संख्या के ऑप्शन में यानी फॉर्मूले में रख देंगे। कितनी थी 18, यानी कि यहाँ पर आप रख देंगे 18। और न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो आपको वो 20 दे ही रखी है, तो 18 और 20 दोनों को जोड़ देंगे तो 38 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगला, परमाणु नाभिक की खोज किसने जो है वो की थी? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टाइन या थॉमसन? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रदरफोर्ड। नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले 1912 में रदरफोर्ड ने दी थी। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिक नाभिकीय कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिक्स या फिर एटॉमिक फिजिक्स? आंसर होगा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी या मैकेनिक्स उन परिघटनाओं की व्याख्या करने वाली भौतिकी का क्षेत्र है जो कि प्लांक स्थिरांक की कोटि का हो। इस विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों के आचरण और उनके उपयोग के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। अगला, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें उस पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं। हर परमाणु का नाभिक जो होता है वो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक विद्युत आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि उदासीन होता है। ये अभी क्वेश्चन आया था ना, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, तो ये आपको सारे आवेश पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पर धनात्मक, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक। गॉड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनो है, हिग्स बोसॉन है, मेसॉन है, पॉजिट्रॉन है? आंसर हिग्स बोसॉन सही होगा। 1964 में परिकल्पित, 2013 में सत्यापित गॉड पार्टिकल अथवा ईश्वरीय कणों को क्या कहते हैं? हिग्स बोसॉन कहते हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे? पीटर हिग्स और फ्रांस्ता एंगलर्ट। 2013 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। और बोसॉन कण की अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के सिद्धांत बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स पर आधारित है। अगला है, कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं, अनावेशित, आवेशित और अनावेशित दोनों? कौन सा सही होगा? आवेशित कण आपका सही हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें जो होती हैं आवेशित कण होते हैं। जब कॉस्मिक किरणें धन आवेशित प्रोटॉन या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है तो चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती हैं। कॉस्मिक जो किरणें होती हैं उसमें आपका अल्प मात्रा में पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो और गामा किरणों आदि के अंश भी देखने को मिलते हैं। इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरणों में, अल्फा में, बीटा में, गामा में? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो अभी बताया था अल्फा कण जो होते हैं धनावेशित होते हैं, बीटा कण ऋणावेशित होते हैं, गामा कण आपके अनावेशित होते हैं। और गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी होती है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो आपका किसी आंसर तो 4 हो जाएगा। किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों वैल्यू दे ही रखी है, जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन? तो नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और कणाद ऋषि थे, उन्होंने बताया था कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना के संदर्भ में जो है वो बताया था। और ये बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, इसी को हम कहते हैं परमाणु। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन होता है और उदासीन न्यूट्रॉन होता है। और जो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। भारी पानी वह पानी होता है तापमान जिसका 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित रखा जाता है, या फिर जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। आंसर सी होगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। इसके द्वारा भारी पानी में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अगला कह रहा है विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या यूरेनियम से? तो आंसर यहाँ यूरेनियम जो है वो सही हो जाएगा।
यूरेनियम एक दुर्लभ तत्व है, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः इसके अयस्क पिचब्लेंड से किया जाता है और यूरेनियम का यूज जो है वो परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, अनेक मिश्र धातुओं के निर्माण आदि में होता है। नाभिकीय विखंडन की क्षमता के कारण नाभिकीय आयु जो शास्त्र है उनके निर्माण में भी इसका यूज जो है वो होता है। अगला प्रश्न, गामा किरणें जो हैं आपकी कैसी हैं? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय हैं या उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं या निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन? आंसर उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं उन्हीं को गामा किरणें कहते हैं। तो गामा किरणें अति उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है। इनकी वेदन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों के मुकाबले अधिक होती है। गैस की आयनीकृत करने का काम भी करती है। 1896 में फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे हेनरी बैक्यूरेल, उन्होंने गामा किरणों की खोज की थी और ये उदासीन होती है। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है यूरेनियम का कणों में, पिंड का ऊर्जा में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में। आंसर यहाँ पर पिंड का ऊर्जा में जो है वो सही होगा। नाभिकीय ऊर्जा पिंड का ऊर्जा में परिवर्तन है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा की कुल राशि नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आपका उत्पन्न होती है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं टीचिंग वाला पोर्शन में क्या क्वेश्चन आए हैं। तो निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? अणु, मिश्रण, यौगिक या तत्व? आंसर आपका पहला यानी अणु जो है वो सही होगा। अणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। इसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं 2023 में यहाँ से क्वेश्चन कौन से आए हैं। इसी चुंबकत्व वाला चैप्टर देखा था ना सबसे पहले। तो अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। आंसर हो जाएगा किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं अगर चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका समान त्वरण जो है वो होगा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है वो कहलाती है वस्तु का भार। क्लियर तरीके से डेफिनेशन लिखी है। द्रव्यमान सदैव आपका नियत रहता है, ये तो आपको बता ही चुके हैं पहले भी, जबकि भार जो होता है वो आपका बदलता रहता है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण। एक और जो चैप्टर कराया था आधुनिक और परमाणु भौतिकी करके, यहाँ से देखेंगे तो टीचर वाले पोर्शन में क्वेश्चन आया है। बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर थर्ड में आया है, मतलब ये आया है 6 से 8 के लेवल पर। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम समतुल्य। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान 10 की घात 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान कौन सा? आंसर हो जाएगा बी वाला, श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। तो किसी विखंडनीय द्रव्य का उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान है जो कि श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है। क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। अब सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आगे आने वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है? इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 252 यानी कि प्राथमिक लेवल पर यह पूछा गया था। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।